Hello everyone. Today's we will learn about dynamic economics. In last lecture we will study about static economics. Now the second part is dynamic economics. गतिशील प्रावेगिक या गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण भी इसको बोला जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया, स्थितिकी अर्थशास्त्र के अंदर हम एक पॉइंट के ऊपर एक इक्विलिब्रियम का अध्ययन करते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं जो कि गतिशील तो है, मूवमेंट तो है, लेकिन स्थिर है। और प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंदर हम ये एक तरह से विश्लेषण की वो शाखा है जिसमें निरंतर परिवर्तनों का, इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स का और इस परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया का, प्रोसेस जो है चेंजेस की, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये निरंतर परिवर्तन, उनके अनुमान, उनकी सीमाएं, उनके टाइम इफेक्ट्स जो उनके ऊपर पड़ रहा है, वो इसका वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। एक तरह से स्थितिकी अर्थशास्त्र के विपरीत प्रायोगिक अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था के दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन का एक पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करता है, पूरी प्रक्रिया का। आप समझिए, प्रायोगिक अर्थशास्त्र जो होता है वो एक तरह से आर्थिक प्रणालियां जो होगी, व्यक्तिगत बाजार या अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसकी संपूर्ण जो असंतुलित दशाएं हैं, किस कारण से असंतुलन हो रहे हैं और फिर कैसे संतुलन स्थापित हो रहे हैं, उसका क्या है, ये अध्ययन होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके महत्व क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। संक्षेप में आप ये समझिए कि प्रायोगिक विश्लेषण या डायनेमिक इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है वो क्या है, आर्थिक चक्रों के असंतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है। इसका कार्य आर्थिक चक्रों में संतुलन एवं समायोजन की पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस का समय, जितना टाइम इतना टाइम हम लेके चलेंगे, जबकि स्टैटिक में हम टाइम नहीं लेके चल रहे थे, एवं रास्ते का पूरे प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायनेमिक इकोनॉमिक्स। द वर्ड ऑफ डायनेमिक मीन्स causing to move. In economic, the term dynamics refers to the study of economic changes. It aims to trace the behavior of variables through time and determine whether these variables tend to move towards equilibrium. We have know that there is movement in static also, but this movement is certain, regular and accepted, while the dynamic refers to that movement which is uncertain, unaccepted and irregular. यानी क्या समझ में आया कि हमने हालांकि मूवमेंट हमने किस में भी देखा था, स्टैटिक में भी देखा, लेकिन वो कैसा था, सर्टेन था, रेगुलर था और एक्सेप्टेड जो हम लेके चल रहे थे वैसा ही था। जबकि डायनेमिक में क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा, अनसर्टेन होगा, अनएक्सेप्टेड होगा और इरेगुलर होगा। यानी हम उसको एक तरह से नियतकालिक नहीं कह सकते। तो ये क्या था आपका डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई है आपको डायनेमिक इकोनॉमिक्स की। According to Professor Abbott, dynamic economics is the study of an economy in which rates of output are changes या changing, यानी लगातार परिवर्तनशील होती रहती है जो आपके आउटपुट की रेट होती है वो। हिक्स के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है, इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी डेटेड। यानी हम अलग अलग तिथियों पे अलग अलग संतुलन का, अलग अलग परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, जबकि हम स्थितिकी अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, हमें डेटेड करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोफेसर इसके जो डेफिनेशन है, वी कम्स टू नो दैट द टाइम एलिमेंट ऑक्यूपाइज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डायनेमिक इकोनॉमिक्स। यानी जो समय तत्व है उसका डायनेमिक या प्रायोगिक अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, टाइम एलिमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक्सप्लेनेशन दी गई, इन डायनेमिक इकोनॉमिक्स वी आल्सो स्टडी द पाथ ऑफ चेंजेस और द मूवमेंट टुवर्ड इक्विलिब्रियम। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम कैसे स्थापित हो रहा है। दिस पाथ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स विच रिलेटेड टू प्राइस डिटरमिनेशन इन मार्केट। ये नीचे आपको समझाया गया। जो हमने पीछे के लेक्चर के अंदर अध्ययन किया था स्टैटिक इकोनॉमिक के अंदर, उसमें हमने क्या देखा था, डिमांड और सप्लाई और एक पॉइंट के ऊपर संतुलन स्थापित होता है, उसके ऊपर प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो वो होता है स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में हम परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। यानी शुरू में आपकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो धीरे धीरे रेट क्या होने स्टार्ट होते हैं, कम होने स्टार्ट होते हैं, और एक पॉइंट के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई के अंदर
संतुलन स्थापित होगा। तो ये जो संतुलन स्थापित हो रहा है, जैसा कि आपको बताया गया है कि स्टार्टिंग में देखो, शुरू से हम चालू करते हैं, पी के ऊपर आपको P1 बताया गया, तो यहाँ डी, इस पॉइंट पे हम देखें तो डी क्या है, कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब जब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा। सप्लाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे दोनों डिमांड और सप्लाई क्या होगी, बराबर होगी, एक पॉइंट बन गया। अब इस वापस नीचे जाएंगे तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, धीरे धीरे वापस क्या होगी, सप्लाई बढ़नी स्टार्ट होगी। फिर एक पॉइंट आएगा, वापस डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक तरीके से पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यहाँ पर बताया, दिस पाथ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिवन बिलो विच रिलेट्स टू प्राइस डिटर्मिनेशन इन ए मार्केट। यानी हम पूरी स्टडी करते हैं किसकी, एक पाथ की, जिससे चेंजेस हुए हैं और मूवमेंट्स टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम। तो ये आप एक अंतर समझेंगे दोनों के अंदर, स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। Recently, the concept of dynamic has been applied to the economy as a whole. Professor Clark has pointed out the following features of dynamic economy. The first one is, in dynamic economy, population grows. जनसंख्या क्या होती है आपकी, परिवर्तनशील होती है, चेंज होती है, जबकि स्टैटिक के अंदर क्या होता है, हम स्थिर मान के चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ग्रोज, जो पूंजी की मात्रा है वो भी क्या करती है, आपकी ग्रो करती है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव, हम जो टेक्निक्स या जो तकनीकी हम यूज़ कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन अंडरगो चेंजेस, बदलते रहते हैं। इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिप्लेस्ड बाय एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, आप परिवर्तनशील करते हैं, पुरानी तकनीकी की जगह एफिशिएंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या संस्था आप स्थापित करते हैं। हैबिट्स ऑफ द पीपल, फैशन, कस्टम्स चेंजेस एज वांट्स ऑफ पीपल इंक्रीज, जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या चेंज होती है, उनके स्टैंडर्ड चेंज होता है, उनकी पसंद, उनके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। जबकि स्टैटिक इकोनॉमी के अंदर हमने क्या देखा था कि ये सारी चीज़ें हम क्या मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो मुख्य विशेषताएं क्या हुई, सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी चेंज होती है, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है, पूंजी इंप्रूव होती है, टेक्नोलॉजी आप चेंज करते हैं। वी कैन कंक्लूड बाई सेइंग द डायनेमिक इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू ए डायनेमिक इकोनॉमी वेयर अनसर्टेनिटी एंड एक्सेप्टेशन प्ले देयर पार्ट। तो ये थी इसकी विशेषताएं। हिंदी में आप इसको और डिटेल से देखना चाहते हैं, पॉइंट लिख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट। प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं या इसके फीचर्स क्या हैं, तो पहला लिखिए, असंतुलनों का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि हम अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर के संतुलन का अध्ययन करते हैं, क्यों संतुलन हो रहा है, क्यों असंतुलन स्थापित हो रहा है। दूसरा लिखिए, परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि परिवर्तन हो गया या संतुलन हो गया, ये पूरी पाथ का अध्ययन करती है, प्रोसेस क्या है उसके चेंज की, पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करती है। नेक्स्ट लिखिए, स्टार लगा के, तिथिकरण या डेटिंग, इसमें क्या होती है, हमें तिथिकरण की आवश्यकता होती है। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग संतुलन या असंतुलन का ये क्या करती है, अध्ययन करती है, जबकि स्टैटिक इकोनॉमी में डेटिंग की आवश्यकता हमें नहीं होती है। चौथा पॉइंट लिखिए, आंशिक संतुलनों की व्याख्या, जहाँ स्टैटिक अर्थशास्त्र अंतिम का विश्लेषण करता है, आपको बताया था कि ये तो लास्ट फाइनल बताता है कि इस वजह से संतुलन हो गया, ये संतुलन का बिंदु है, जबकि ये क्या करता है, आंशिक असंतुलन या संतुलनों को बताता रहता है, उनकी वजह से एक लास्ट जो कंडीशन हमारे सामने आती है वो निकल के आती है, यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम की व्याख्या करता है। पांचवा लिखें, समय विलंब की मान्यता को स्वीकार करता है, टाइम लैग थ्योरी को ये एक्सेप्ट करता है, जबकि स्टैटिक इसको रिजेक्ट कर रहा है। यानी आर्थिक चरों में तुरंत समायोजन न होकर कुछ समय के बाद में संतुलन स्थापित होता है। टाइम लैग थ्योरी क्या होती है कि सारे जो परिवर्तन या चेंजेस हो रहे हैं वो एक साथ नहीं होते, हर चीज़ें एक टाइम लेके उसके बाद में होती है। लोगों के पास पैसा पहले आया, पैसे के बाद में उसकी आय बढ़ी, आय बढ़ने से उसने डिमांड बढ़ाई, डिमांड बढ़ाने से चीज़ों के रेट बढ़े, चीज़ों के रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ने लगी, तो हर चीज़ एक टाइम के बाद में हो रही है, इसको बोला जाता है टाइम लैग थ्योरी। तो जो ये डायनेमिक इकोनॉमिक्स है, ये टाइम लैग थ्योरी को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट लिखिए, इसकी विशेषताओं में, सभी आर्थिक चर परस्पर एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। और अंतिम लिखिए, प्रायोगिक अर्थशास्त्र पूर्ववर्ती एवं परवर्ती घटनाओं के संबंध में आर्थिक वातावरण का अध्ययन करता है, यानी ये पीछे की घटनाओं का और आने वाली घटनाओं सबका अध्ययन करके हमें बताता है। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ डायनेमिक इकोनॉमी या विशेषताएं। अब बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायनेमिक इकोनॉमी की। स्कोप देखने से पहले आप एक इसमें लिख लीजिए, प्रायोगिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण के प्रकार, जैसे कि हमने स्टैटिक के अंदर देखा था। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं, आप लिखिए इसमें दो लिखिए, व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण, माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस। दूसरा लिखिए समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण, मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस। पहला जो आपका है व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण, माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस, ये क्या करता है कि ये विश्लेषण की वो विधि जिसमें प्रारंभिक साम्य अवस्था से नवीन साम्य अवस्था तक पहुंचने के लिए पूरे परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी एक पॉइंट से हम टोटल की ओर पहुंचते हैं।
वेस्ट में इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं, फिर हम किस में पहुँचते हैं, टोटल की ओर पहुँचते हैं। इसमें कभी कभी आपको एक मकड़ जाल पूछ लिया जाता है, जो कोब वेब होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, स्थिर मकड़ जाल या अस्थिर मकड़ जाल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे डिमांड और सप्लाई होती है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, प्राइस का निर्धारण होता है। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिया जा रहा है, तो इसको आप एक तरह से स्थिर मकड़ जाल का उदाहरण मान सकते हैं। इसमें क्या है, पहले डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, धीरे धीरे सप्लाई कम हुई, फिर डिमांड बढ़ने लगी, एक पॉइंट के बाद में संतुलन स्थापित हो गया। तो ये जो चक्कर बन रहा है इसको बोला जाता है मकड़ जाल, यानी जो स्थितियाँ होती है वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और पुनः संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं। और इसी में एक बनता है अस्थिर मकड़ जाल। जब ये डायग्राम हम इसको एरो का निशान अपोजिट कर देते हैं, बिंदु से स्टार्ट हुए बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया हमने, तो फिर हम वापस संतुलन की तरफ कभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको बोला जाता है अस्थिर मकड़ जाल। तो मेन समझने वाली बात आपकी क्या थी, इसके दो पार्ट्स हैं, पहला व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण, दूसरा समष्टि। व्यष्टि में क्या होता है, एक पॉइंट से हम संपूर्ण का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आपका समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण, मैक्रोडायनेमिक एनालिसिस। इसके के अंदर क्या करते हैं हम कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले परिवर्तनों, उनकी प्रक्रिया और उनकी परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जैसे राष्ट्रीय आय के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं, तो संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका इनके प्रकार। अब हम बात करते हैं इनके स्कोप की या इनकी इंपॉर्टेंस की, यानी इसके क्षेत्र क्या क्या है। डायनेमिक इकोनॉमिक्स इज बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर आफ्टर 1925 थ्रू द प्रिंसिपल एडवोकेटेड बाय द क्लार्क एंड Appleton were dynamic in nature, yet their main purpose was to explain the business fluctuations. After 1925, dynamic economics became popular, not only business fluctuation but also the determination of economic growth and models. The following points explain the scope and importance of the dynamic economics. पहला इसका महत्व क्या है, स्टडी ऑफ द टाइम एलिमेंट। ये क्या करता है, टाइम एलिमेंट की स्टडी करता है, जबकि स्टैटिक इकोनॉमिक्स को क्या करता है, इग्नोर करता है। दूसरा, इट स्टडी द ट्रेड साइकिल। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, ये क्या है, आर्थिक जो सिद्धांत है उनका आधार प्रस्तुत करता है। मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच, क्योंकि हम अलग अलग परिवर्तनों का अलग अलग टाइम पर अध्ययन करते हैं, तो ये क्या मोर फ्लेक्सिबल होता है। रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि इस समय तत्वों को साथ में लेके चल रहा है, बाकी सभी फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को मान के चल रहा है, तो अवास्तविक मान्यताओं पर कम आधारित है, इसलिए क्या रियलिस्टिक अप्रोच आपकी लेके चलता है। तो ये थी इसकी स्कोप थे किसके, डायनेमिक इकोनॉमिक्स की विशेषताएं या इसका महत्व है। जैसे कि सिद्धांत आपके जनसंख्या के सिद्धांत है, ब्याज का सिद्धांत है, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है, बचत विनियोग का सिद्धांत है, ये सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं, आपके प्रायोगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वाले साथ साथ में पॉइंट लिख लीजिए, प्रायोगिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों है या इसका महत्व क्या है। पहला लिखिए, यह वास्तविक मान्यताओं के अधिक निकट है, यानी रियलिस्टिक अप्रोच है आपकी। दूसरा लिखिए, बहुत सी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन केवल प्रायोगिक विश्लेषण से ही संभव होता है। जैसे कि आंशिक संतुलन है, इसका संबंध हो गया, परिवर्तन करने वाले जैसे मूल कोई शक्ति क्रिया, उनका अध्ययन हो गया। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका विश्लेषण हम केवल प्रायोगिक विश्लेषण में ही कर सकते हैं। तीसरा लिखिए, ये मानवीय या मनोवैज्ञानिक पक्ष संबंधी समस्याओं के अध्ययन में ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि मानव का व्यवहार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर हम अध्ययन उसका नहीं कर सकते। तो जो मानव से रिलेटेड आर्थिक समस्या है उनके अध्ययन में प्रायोगिक अर्थशास्त्र क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोगिक विश्लेषण अधिक लोचपूर्ण है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व उसके विस्तृत क्षेत्र के कारण और भी अधिक हो जाता है। ये टाइम एलिमेंट को स्वीकार करता है, समय तत्व की लेके चलता है, व्यापार चक्रों की व्याख्या करता है और आर्थिक सिद्धांतों के आधार के रूप में काम करता है। तो ये थी डायनेमिक इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस या उसके महत्व। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं की, लिमिटेशंस ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। फर्स्ट आपको बताया गया कॉम्प्लेक्स अप्रोच, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग संतुलन का अध्ययन करती है, तो तुलनात्मक रूप से स्टैटिक की अपेक्षा ये क्या करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। डायनेमिक इकोनॉमिक एनालिसिस इज कॉम्प्लेक्स अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम एलिमेंट। टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ various problem we have to make use of mathematics and economic which is beyond the understanding of a common man। यानी जब हम अलग अलग पॉइंट्स पे टाइम एलिमेंट को साथ में लेके चलते हैं और कुछ स्टैटिक या फिर मैथमेटिकल टूल्स का साथ में यूज़ करते हैं और फिर संतुलन का पता लगाते हैं, तो ये विधि क्या होती है, थोड़ी टिपिकल हो जाती है। एक कॉमन मैन के लिए इसको समझना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स अप्रोच इसकी है, यानी अत्यंत कठिन है। दूसरा लिखिए, नॉट फुली डेवलप्ड, यानी शाखा का अभी तक पूर्ण विकास नहीं वाला, कि कोई भी अर्थव्यवस्था के हर सिद्धांत के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर क्या है, संभावनाएं विद्यमान है।
कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी खोज की जा सकती है, तो ये क्षेत्र अभी तक फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। मैनी इकोनॉमिक्स लाइक सैमुएल्सन एंड has developed dynamic approaches to economic analysis. They have developed their theories through dynamic analysis, but this mode of economic analysis has not been fully developed. The reason is that factor of affecting economic variables changes very soon. Dynamic approach is not developing at the speed at which economic factors are changes. क्योंकि वर्तमान में जो आर्थिक गतिविधियां हैं या आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत जल्दी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हालांकि ये वेरिएबल्स को अलग अलग पॉइंट्स पे अध्ययन करके चलता है, लेकिन जितनी तेज़ी से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उतनी तेज़ी से इसके अंदर सिद्धांतों में जो संशोधन है वो नहीं हो पाए हैं। तो ये भी इसका फुली डेवलप होना बाकी है। तो ये थे इसके ड्रॉबैक्स। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे परिवर्तन जो है जटिल और तिरोगामी प्रकृति के होते हैं और अर्थव्यवस्था इसके सेम चेंजेस से ज़्यादा हो रही है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाया, जैसे कि आपको इसमें बता दिया। तो कोई भी जो सिद्धांत है वो फुल्ली तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर स्टैटिक और डायनेमिक की तुलना करें तो स्टैटिक की अपेक्षा डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स में अंतर क्या क्या है। पहला तो टाइम एलिमेंट का अंतर हो गया। सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्या है, टाइम एलिमेंट का। स्टैटिक क्या करता है, टाइम एलिमेंट को नहीं लेके चलता, जबकि डायनेमिक लेके चलता है। इन स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस टाइम एलिमेंट्स हैज नथिंग टू डू। In static economy, all economic variables refer to the same point of time. Static economic is also called the timeless economy. Static economy, according to the Hicks, is one where we do not trouble about dating. हमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। On the contrary, in dynamic economics, time elements occupies an important role. तो डिफरेंस क्या हुआ हमारे सामने, स्टैटिक में इसकी टाइम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डायनेमिक में टाइम एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हेयर ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी डेटेड, सभी को तिथिकरण की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स रेफर्स टू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो पहला अंतर क्या हुआ, टाइम का। दूसरा, प्रोसेस ऑफ चेंजेस का। Another difference between static economic and dynamic economics is that static analysis does not show the path of changes. यानी स्टैटिक में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक इक्विलिब्रियम देखते हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, उसका पाथ क्या था, उसका प्रोसेस क्या था, उसको नहीं बताया जाता है। इट्स ओनली टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑन द डायनेमिक इकोनॉमिक्स एनालिसिस आल्सो शो द पाथ ऑफ चेंजेस। स्टैटिक इकोनॉमिक इज कॉल्ड ए स्टिल पिक्चर, वेयर्स द डायनेमिक इकोनॉमिक्स कॉल्ड ए मूव टू द मार्केट। तो किसका चेंज हुआ, प्रोसेस का। यानी वो सिर्फ हमें इक्विलिब्रियम बताता है, ये प्रोसेस, उसका पाथ, सब कुछ हमें बताता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो है संतुलन का, इक्विलिब्रियम का। स्टैटिक इकोनॉमिक स्टडीज ओनली ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी किसी एक बिंदु पर संतुलन को बताता है। बट डायनेमिक इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज द प्रोसेस बाय द विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, यानी वो कौन सा पाथ है, कौन सी प्रोसेस इसके द्वारा संतुलन बना है। संतुलन के अलग अलग पॉइंट्स जाके सामान्य संतुलन में प्राप्त होता है, उसके बारे में हमें कौन बताता है, डायनेमिक इकोनॉमिक्स बताता है। एज ए रिजल्ट देयर मे बी इक्विलिब्रियम और मे बी डिसइक्विलिब्रियम। देयरफॉर स्टैटिक एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली, वेयर्स डायनेमिक एनालिसिस स्टडीज बोथ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। तो क्या डिफरेंस हुआ, वो सिर्फ हमें संतुलन बताता है, और ये हमें संतुलन या असंतुलन दोनों बताता है, और उसका पाथ क्या, उसका प्रोसेस क्या है, और वो क्यों हुआ है, ये सब हमें बताता है। नेक्स्ट जो है वो लिखिए आप इसके अंदर, स्टडी ऑफ रियलिटी। स्टैटिक एनालिसिस इज फार फ्रॉम रियलिटी वाइल डायनेमिक एनालिसिस इज नियर टू रियलिटी। स्टैटिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, क्योंकि क्या करता है, वो सब कुछ स्थिर मान के चलता है, जबकि डायनेमिक इकोनॉमिक्स रियलिस्टिक है, परफेक्ट नॉलेज के ऊपर है। हेयर्स ऑल इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक फैशन, पॉपुलेशन, मॉडल, प्रोडक्शन, इट आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। किसके अंदर, स्टैटिक में। जबकि ये होते क्या, सारे वेरिएबल, और हम डायनेमिक में हम इसको क्या मान के चलते हैं, वेरिएबल्स को चेंजेबल मान के चलते हैं। तो ज़्यादा रियलिस्टिक कौन सा है, आपका डायनेमिक इकोनॉमिक्स। तो ये था आपका इनका डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लीजिए साथ साथ में, स्टैटिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में अंतर। एक टेबल बना लीजिए, जिसमें एक तरफ आप स्टैटिक लिख लीजिए, एक तरफ प्रायोगिक स्टैटिक, और एक तरफ डायनेमिक। अब इनमें एक नंबर पॉइंट लगा के पहला लिखिए, स्टैटिक में लिखिए पहला, ये क्या करता है, स्थिर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। उधर प्रायोगिक में लिखिए, परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट लगाइए, ये केवल संतुलन की अंतिम स्थिति को बताता है, कौन सा, स्टैटिक। प्रायोगिक में लिखिए, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम तीनों को स्पष्ट करता है। स्टैटिक के अंदर लिखिए अवास्तविक मान्यताएं होती है, प्रायोगिक में लिखिए रियलिस्टिक और व्यवहारिक होता है। चौथा पॉइंट लिखिए स्टैटिक के अंदर, इसमें समय तत्व का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, टाइम एलिमेंट को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में लिखिए इसमें समय तत्व को प्रधानता दी जाती है।
अगला लिखिए, स्थितिकी के अंदर ये जो होता है वो निगमन प्रणाली पे आधारित होता है, और प्रायोगिक में लिखिए ये आगमन प्रणाली पे आधारित होता है। निगमन और आगमन प्रणाली क्या होती है? जब हमारे पास कोई एक चीज़ नॉलेज होता है और उससे हम संपूर्ण की ओर जाने की कोशिश करते हैं, उसको निगमन बोला जाता है। और जब हमारे पास नॉलेज होता है और उससे हम एक पॉइंट की तरफ आते हैं, यानी वृहद से सूक्ष्म की ओर आते हैं, तो आगमन प्रणाली उसको बोला जाता है। नेक्स्ट लिखिए, स्थितिकी के अंदर ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्थिर मान के चलता है। जैसे आपको बताया था, आपको क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, आपकी इनकम हो गई, फैशन हो गया, रुचि हो गई। अब लिखिए प्रायोगिक के अंदर, ये अर्थव्यवस्था के प्रभावित करने वाले तत्वों को परिवर्तनशील मानता है। अंतिम लिखिए, स्थितिकी के अंदर ये आर्थिक विश्लेषण की पूर्ण विकसित और प्राचीन शाखा है। प्रायोगिक में लिखिए ये आर्थिक विश्लेषण की नई शाखा है और अभी इसमें और विकास होना बाकी है, और ये उच्च गणितीय मेथड्स पर आधारित होता है। एक और भी लिख सकते हो, स्थितिकी सरल है, ये थोड़ा जटिल होता है। तो ये थे आपके स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में, जो आपके डिफरेंसेस जो थे वो। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र विश्लेषण के लिए उपयोगी हैं। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। प्रायोगिक अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत नई शाखा है और उसके विकास की भी संभावनाएं और भी हैं, जबकि स्थितिकी अर्थशास्त्र थोड़ी वास्तविक जगत से परे है और कुछ अवास्तविक मान्यताओं के ऊपर आधारित है। निकट भविष्य में हमें उम्मीद करते हैं कि प्रायोगिक विश्लेषण सरल होगा और उसके विकास की और ज़्यादा संभावनाएं रहेगी और अर्थव्यवस्था के लिए हमारे सामने और वृहद क्षेत्र प्रस्तुत करेगा। तो ये था आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, स्थितिकी एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।